ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और नुसरत मिर्ज़ा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमसे कर रहे थे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपकी जो बातें हैं, आप जो बात कर रहे हैं, जो तारीख का हवाला दे रहे हैं कि आपने बहुत कुछ ऐसा देखा और अभी भी उसी का सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ये कहते हैं जी, वो जो भुगता है 30-35 सालों में और वो आगे मुझे या मरियम को ना भुगतना पड़े, ये किस हवाले से बात आपको लगता है की गई है? क्या इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है कि जनाब ठीक है, जो हो गया सो हो गया? कुछ भी कर लें, जिस तरह से अमेरिका ये चाहता है कि उसकी प्राइमेसी खत्म ना हो, वो दुनिया पर जो राज करना चाहता है उसकी बालादस्ती कायम रहे, इसी तरह से हमारे इदारे भी यही चाहते हैं कि फैसला ये हुआ था 1962 में। मेरी किताब है एक सियासतदानों और जनरलों में इक़्तिदार की कशमकश, ये मैंने 1988 में लिखी, लेकिन क्योंकि मैं नया बाहर से आया था तो किताब को छपने में मुझे पता नहीं था कैसे छापी जाती है, तो 1993 में वो छपी, सियासतदानों और जनरलों में इक़्तिदार की कशमकश। उसमें मैंने इस बात का अहाता किया है कि किस तरह से ये मामला चलते हैं। तो अब उस सूरत हाल के अंदर मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि वो अपने जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वो अपना ताकत का, उस वक्त ये फैसला हुआ था 1962 में कि ये फैसला हुआ था कि जब तक कि अवाम इस काबिल ना हो जाए कि वो अपने इक़्तिदार खुद संभाल लें, उस वक्त तक हमें हुक्मरानी करने का हक है। ये मेरी किताब में लिखा हुआ है जो 1993 की छपी हुई है। और अगर जब अवाम इस वक्त काबिल हो जाएंगे तो फिर हम छोड़ देंगे। तो अब वो बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम उस पर तैयार है? मेरे ख्याल में नहीं है, इसलिए कि वो लोग जो पहले सबसे ज़्यादा तो बदामत जो की है वो नवाज शरीफ ने की है। उसने किसी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दोस्ती उसकी नहीं रह सकी, सबसे लड़ाई की। जनरल मिर्जा असलम बेग को ले लें, जनरल आसिफ नवाज को ले लें, जनरल वहीद काकड़ को ले लें, उससे पहले JK को, जहांगीर करामत को ले लें, परवेज मुशर्रफ, सबसे वो लड़े हैं। और आखिर में जब ये आए जो बाजवा साहब इनकी मर्जी से आए, और उसकी बहुत सारी वजूहत है, मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ, जिस वजह से लाए थे उनको। तो जब वो मेरे से मिले थे 9 अप्रैल 2019 को बाजवा साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी कुछ नवाज शरीफ साहब से मैंने ये कहा था कि मैं हर बात आपकी मानूंगा सिवाय आपके जो केस आप पर चल रहा है, जो जिसके ऊपर उनको सजा हुई, उसके अलावा बाकी सारी बातें मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन उसकी भी तौहीन की नवाज शरीफ साहब ने, और वो यही चाहते थे कि वो SHO की तरह से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तब्दील कर दें, जिसमें बहरहाल मुझे लगता है कि वो कामयाब हो गए हैं और किसी हद तक वो बदामत करने के बाद। लेकिन सवाल ये, जो सवाल आपका है वो ये है कि तकसीम यूँ है कि इमरान खान ने जो सख्ती की है और जो दरवाजे बंद कर दिए हैं, हमेशा सियासत में कभी भी एक सारे दरवाजे बंद नहीं किए जाते, न एक खिड़की या दरवाज़ा खुला रखा जाता है बातचीत के लिए। उन्होंने सबके साथ में दरवाजे बंद कर दिए तो वो सब लोग मुत्तहिद हो गए और उसके खिलाफ सफारा हो गए। तो अब मैं आपसे यही कहता हूँ कि अब बेसिकली यही बात है कि वो जो उनके जो फ़ायदे में जा रही है कि कोई अवाम मुत्तहिद नहीं है, जिसमें एक पहला काम उन्होंने ये किया था कि वो के जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी, तो ताकि उसमें एक बारी हमारी, दूसरी बारी आपकी, तो उसके बाद में इमरान खान को लाकर उसको तोड़ा गया। तो अब इमरान खान साहब ये समझे कि सारी उम्र के लिए वो आ गए हैं, तो अब वो बेचारा एक नादान आदमी था, सियासत से नाबलद था। और वो अभी बहरहाल उसको सियासत सीखनी है, तो अभी जब तक जेल नहीं जाएगा सियासत सीख नहीं सकेगा। तो अभी कुछ ना कुछ समझ में उसको आना शुरू हो जाएगा कि पीर नहीं कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा सर, अलग से पीर है, पीर का काम है। आपकी बातों से ही एक क्वेश्चन बनता है, उसके बाद हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे चीज को। मुझे एक बात बताइए कि ये जो सीक्रेट एक्ट बिल है, ये भी पेश किया गया और तमाम जितनी भी कानून साजी हुई उसको तमाम को जस्टिफाई कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट। लेकिन अगर इसी तरह से तोशा खाना वाला केस है या सीक्रेट एक्ट बिल है, ये तो सब लोगों के लिए मसाइल पैदा करेगा, किसी सिर्फ चेयरमैन PTI के लिए तो नहीं करेगा। आगे तो जितने सियासतदान आ रहे हैं सबके लिए प्रॉब्लम्स है। आप सही कह रही हैं, ये तो अपने जाल में खुद फंस गए हैं और ये सबके लिए मुसीबत बनेगी। और ये सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है वो नवाज शरीफ है या जरदारी साहब है। लेकिन जो बात अच्छी लगती है वो, अब एक घड़ी तो नहीं है ना, वो तो गाड़ियां भी हैं बहुत सारी, बहुत कुछ है। और फिर बाद में अगर वो याद करें तो 60 मिलियन डॉलर भी हैं जो कि उसने दिए थे अपने एटम बम बनाने के लिए, जो वो लिबिया ने।
यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी। वो मसले भी खड़े होंगे, लेकिन अब मसला ये है कि जब जो खड़ा करना चाहेंगे तो खड़ा कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। जब तक इनके वो इनके कहने पे चलते रहेंगे तो ठीक है, जब नहीं चलेंगे तो फिर उनके जो लगामें हैं वो खींच ली जाएंगी। ये एक किताब मेरी एक और है, अमरीकी पाकिस्तान की सियासत अक़दार की कशवत में अमरीकी किरदार, तो उसमें मैंने जो टाइटल बनाया वो बिल्कुल कठपुतलियों वाला बनाया कि उनको उस तरह से करते हैं। तो वो अच्छा सर, एक और बात जो अभी मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जनरल राहिल शरीफ का भी नाम आ रहा है निगरान सेटअप के लिए, किस तरह देखते हैं इसको? मेरे नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी जनरल को नहीं, जब एक दफा जनरल गया तो गया, उसके बाद में उसको नहीं लाया जाता। अब अगर वो यूँ हो सकता है कि अगर वो कोई इनका बहुत ही कोई चाहने वाला हो तो वो ला सकता है, अदरवाइज जनरल राहिल शरीफ का किरदार जो है वो दूसरे लोगों से यूं मुख्तलिफ था कि आलमी सतह पे काफी पसंदीदा शख्सियत मानी जा रही थी। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें बिल्कुल नहीं मानी जाती। जिस आदमी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो उसे आलमी सतह पर कैसे पसंद किया जाएगा? वो आप सऊदी अरब को कह सकते हैं कि सऊदी अरब उसे पसंद करता है, ये ठीक है। ये अरब लोग पसंद करते हैं, ये ठीक है। पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं, ये ठीक है। आलमी सतह पर तो ये वेरी बैड मैन है वो, तो उसने पाकिस्तान में यानी ये बात जब आप देखें कि जब सवात की जब दहशतगर्दी हो रही थी तो इनको ये उम्मीद कभी ये रोज खबर आती थी कि 60 मील रह गया है इस्लामाबाद सवात से, अब आए तालिबान। तो जब वो शिकस्त दे दी राहिल शरीफ ने तो हर आदमी यहाँ वज़ीर ख़ारजा हेलरी भी आके वहाँ सवात की सरजमीन पे उसने कदम रख के देखा कि वाकई फतह हो गया। उन्हें यकीन नहीं आया था कि हमारा बनाया हुआ खेल कैसे बिगाड़ दिया इन्होंने। वो ये परवेज मुशर्रफ की बड़ी गलती थी। तो उसने ये किया कि वहाँ पर हमारी ISI को भी बंद कर दिया और उनसे कहा जाकर ढूंढ लो जहाँ कहीं भी तुम्हें ओसामा बिन लादेन मिले। बड़ी गलती की थी सियासी भी। और सर हमारे साथ ही रहिए क्योंकि स्टूडियो में भी हमारे साथ जो है पीपल्स पार्टी की एक अहम रहनुमा मौजूद है, मुसरत नियाजी साहिबा की तरफ चलेंगे। मुसरत, आप क्या समझती हैं इस वक्त कि जो अभी सिर्फ आप ठीक है आपकी ईमा पे होता है कि जो गवर्नमेंट है वो 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले अगर तहलील कर लेती है तो 90 दिन पे इंतखाबात चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो 90 दिन तक तो मुहीद नहीं है। हमें लगता है बड़ा तूल पकड़ रहा है ये मामला। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, किस हद तक इसको आगे लेके जाया जाएगा? नहीं देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फर्स्ट डे से यही था कि सेंसस जो हुए हैं उसमें स्पेशली हम अगर कराची की बात करें तो उसे कम काउंट किया गया है ना, ये तो फर्स्ट डे से ही था। और सबसे पहले ये क्वेश्चन जो रेज किया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था। देखिए, अगर आप बेशक 1 घंटा पहले भी तहलील कर देंगे तो वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो 90 डेज में जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि सेंसस में देखिए, सेंसस में मैं नहीं समझती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। जिन एरियाज में कोई मतलब किसी को एक है ऑब्जेक्शंस हैं या कहा जा सकता है कि यहाँ रिकाउंटिंग होनी चाहिए या दोबारा से होना चाहिए, तो उसको अगर प्रोसेस को लेके चलते हैं और सही तौर पे हमारे मुल्क की जो है ना आवाम को पूरा गिना जाता है, तो मैं समझती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए, ये हम नहीं कहते कि किसकी गवर्नमेंट आए, जिसको मतलब आप इस बात के हक में हैं कि डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद जो है वो जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी तो कम से कम हमारे लोगों को अगर सही काउंट किया होगा तो उनको उसी के हिसाब से जो है ना जो मराद भी हासिल होंगी वो होंगी। मैं नहीं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। जहाँ इतना हो गया तो महीना या 25 दिन या 1.5 महीना अगर आगे चले जाएंगे तो मैं नहीं समझती कोई बात होने वाली। लेकिन आपकी बात में ही तजाद यूं पाया जाता है कि आप ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी में सबसे पहले बात की, और मैं मानती हूँ कि पीपल्स पार्टी ही वो है कि जहां आपके चेयरमैन ने कहा था इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। 15 माह आपकी गवर्नमेंट रही है, आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, और अगर आप कराची की बात करते तो कराची में कौन था? कराची में आप लोग ही थे, और आप बकौल आपके आप ही ये बात कर रही हैं कि कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हो जाएंगी चीजें। तो ये तो आप पे नहीं जिम्मेदारी बनती पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी ने नहीं किया ये काम, और 15 माह में हो सकता था, इतने कवानीन बनाए गए तो आप कर सकते थे ये काम। नहीं देखिए, बात दरअसल ये कि सेंसस के लिए भी अमाउंट चाहिए होता है, तो उसके लिए जब तक अगर फेडरल गवर्नमेंट
साथ नहीं देती है तो मैं नहीं समझती हूँ कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो सकता है। मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में होगी कि इलेक्शन का जो दौरानिया है वो तवील हो, क्योंकि हम क्लियर कट कह चुके हैं, हम आइन को मानते हैं, जमहूरियत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि तवील मुद्दत के लिए जो है ना इस तरह का हो। इंशाल्लाह नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो महीना, एक महीना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उससे आगे इंशाल्लाह इलेक्शन नहीं जाए। यानी कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है यहीं पे इस डिपेंड कर रहा है, और उसकी कली खुल रही है ऐसा ऐसा कि वो बयान क्यों दिया गया है। यकीनन ये टूट फूट का शिकार होने वाली गवर्नमेंट भी हमें नजर आ रही है जो इस वक्त है, और ये साफ हमें नजर आ रहा है। तो वैसे भी अब क्या टूट फूट का होगा, तो टाइम वैसे ही कंप्लीट है, और खुदा ना खास्ता वो कोई तनकीद वाली बात नहीं है। जो देखिए जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो चेयरमैन साहब बता रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं कह रहे ना, वो तो तमाम पॉलिटिशियंस के लिए कह रहे हैं, अपनी पॉलिटिशियंस के लिए कह रहे हैं, अवाम के लिए कह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कह रहे हैं, और मैं नहीं समझती हूँ कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। टूट फूट की जहां तक बात है वो ऐसा ही है कि हमें कराची की सड़कों पे पहले जब पीपल्स पार्टी के जलसे जुलूस हुए तो उसमें हमें नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के पोस्टर्स तक नजर आए, और उसके बाद उन पे जो तनकीद का अमल था वो भी हमने शदीद देखा। ये हम दोनों पार्टीज के दरमियान अभी रिसेंटली देख चुके हैं, बहुत पुरानी कोई बात नहीं है। 15 महीने में ये भाई भाई वाला सिलसिला हुआ, उससे पहले भी भाई बहन वाला हुआ, और अभी भी जो टूट फूट की मैं बात कर रही हूँ वो ये कि एक पार्टी जो है वो मुस्तकिल इस बात पे लगी हुई है कि किस तरह से ऊपर वालों को खुश किया जाए और आगे जो है चीजें लेके जाई जाए, जबकि दूसरी पार्टी जो कि हमेशा जमहूरियत की भी बात करती रही है वो अपने आप को क्लियर करना चाह रही है ताकि तारीख में उसका नाम नहीं। ये साफ चीजें नजर आ रही हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपका वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आसिफ बाजवा साहब, बिल्कुल मैं पॉइंट पे आऊंगी। मुझे ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट में तोशा खाना केस पे ये बात होती है, ठीक है, आप तो ये जवाब पैदा करते हैं हमने तो नहीं किया है, ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो गलत कर रहा है वो करेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि तोशा खाना केस में तो बहुत सारे लीडर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसपे सवाल उठना चाहिए था, और ये चीज ऐसी नहीं थी कि जिसपे फौरन से इन दिनों स्पेशली इस टाइमिंग में सजा सुनाई जाती और ये काम किया जाता? किस तरह देखते हैं? अभी फिर कहूंगी अब सियासी हेड को थोड़ा सा, अपने पार्टी हेड को हटा के एक जनरल राय दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि ये जो तोशा खाना वाला केस है, ये मैंने या आपने या गवर्नमेंट के किसी आदमी ने या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी ने इसको दायर नहीं किया। ये तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इसके ऊपर फैसला किया है। पहले उन्होंने इसके ऊपर फैसला किया और फिर उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल केस भी बनता है, और फिर उन्होंने उसका क्रिमिनल केस दर्ज करके फिर इसको सेशन कोर्ट ट्रायल हुआ, और अब सेशन कोर्ट ने भी ट्रायल किया और तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा चला, और 100 से ज्यादा मौके मिले चेयरमैन पीटीआई को कि वो इसमें पेश हो और अपना डिफेंस पेश करें, अपने वकला को पेश करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सेशन कोर्ट में पेश हुए। अब देखें, वो बात जो है, आप कहते हैं कि ये बाकिया जो लोग हैं या जिन लोगों ने किसी शख्स ने इस तरह का जुर्म नहीं किया जो इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां से वो चीजें ली, और चीजें ले करके चाहिए तो ये था कि जो चीज कोई भी पॉलिटिकल फिगर जो है वो लेती है तोशा खाना से, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक उसकी वो पेमेंट जमा करवाते हैं, और पेमेंट जमा करवाने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन उसको वो वहां से ले लेते हैं। उसके बाद वो जो मर्जी करें, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां से वो चीज उठाई, उसको उठा के बैरून मुल्क जाके बहुत महंगी चीजों को सस्ते दामों बेच के पैसे जेब से कोई पैसा वहां पे जमा नहीं करवाया, नंबर 1। और उसके बाद बेचा, बेचने के बाद अवाम को कहते रहे कि हमने 50% पे लिया है, लेकिन उन्होंने 20% पे ली, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उसके पेमेंट जमा करवाई। नंबर 3 ये है जो बेसिक बात है कि इन्होंने जो वहां से जो तोशा खाना से चीजें ली थी उनको अपना जो गोश्त वाला था, जो रिटर्न थी, जो इन्होंने नेशनल असेंबली में जमा करवानी थी, जो इनकम टैक्स में जमा करानी थी, वहां पे उसकी डिटेल नहीं दी गई।
ये क्राइम है। सर मैं इन चीजों को हम बात भी कर रहे हैं और हम इसको समझते हैं। मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या आप ये नहीं समझते कि हम अपने सियासी मुखालफिन के लिए वो जो चीजें खोल के लाते हैं, कल वो उन्हीं पार्टीज के खिलाफ भी आती हैं, सामने आती है? क्या हमारे मुल्क में कोई इतना साफ सुथरा है कि उसके खिलाफ ये वाले केसेस खासतौर पर ना खुले? मैं ये समझता हूँ कि जहां तक बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मेरा नॉलेज है, मैं ये अर्ज कर दूं कि जिस तरीके से पीटीए के चेयरमैन ने तोशाखाना से चीजें हासिल की और फिर उनको अपनी रिटर्न में अपने गोशवारा में दाखिल नहीं किया, इस तरह का क्राइम किसी दूसरे सियासतदान ने नहीं किया। चले सर, मैं मान गई, मैं मान जाती हूँ, चले आपकी बात को, वो आगे बहस चलेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आगे एक और चीज की तरफ चलते हैं। आपकी गवर्नमेंट ने जितनी फुर्तियां दिखाई हैं कवानीन बनाने में, और आप ये कहेंगे जी पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो अभी तो तारीख, तो अगर आप कल किसी बच्चे को पूछेंगे किसकी गवर्नमेंट थी इस अरसे में, तो कोई नून लीग का ही नाम लेगा, वो पीडीएम का नाम नहीं लेगा, वो नून लीग का नाम लेगा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए। आपकी गवर्नमेंट में बड़ी फुर्तियों से चीजें बनी। सीक्रेट एक्ट बिल को इतनी फुर्ती से सामने लाने की क्या वजूहात थी? क्या बीइंग अ सियासी वर्कर आप नहीं समझते कि ये आप लोगों के लिए भी खतरनाक चीज है, और आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आपका ये क्वेश्चन जो है ये बहुत वैलिड है, बहुत स्ट्रांग है, और ये बहुत इसके ऊपर बहुत बहस की जा सकती है, आर्गुएबल है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई भी कानून बनता है तो वो किसी एक शख्स के लिए नहीं होता। जो नेशनल असेंबली पास करती है, या जो पंजाब असेंबली या दूसरी प्रोविंशियल असेंबली पास करेगी, तो वो एक प्रोविंस के लिए होगा। अगर नेशनल असेंबली कोई बिल पास करती है तो वो मुल्क के लिए होगा, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं होगा, वो बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन कि कल को अगर जिस जुर्म के लिए हम समझते हैं, फर्ज कर ले आपका ये क्वेश्चन है कि हम ये समझते हैं हमने इस वजह से ये जो कानून साजी की है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के या हमारे दीगर जो सियासी मुखालफीन हैं उनके ऊपर इसका इतलाक होगा, तो अगर हम वही जुर्म हम करेंगे, आई मीन टू से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी, पीपल्स पार्टी करेगी, जमीयत उलमा इस्लाम करेगी, या पीटीएम की दीगर जमातें करेंगी, तो वो भी 100% उसी कानून के शिकंजे में आएंगी। किसी को कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी। ये बात आपकी दुरुस्त है। आसिफ बाजवा साहब, इसका मतलब जो 9 मई में जो भी इन्वॉल्व है वो तमाम सीक्रेट एक्ट बिल के तहत ही मुकदमा कायम होना चाहिए उनके खिलाफ? देखिए, बात ये है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये मैं कोई ऐसी मुखालफत की बात नहीं करने जा रहा। मैं खुद एक कानून का तालिब इल्म हूँ। सर, मैं इसीलिए स्पेशली आपसे पूछ रही हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून की वजह से आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं इसी वजह से पूछ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। जी जी। मैं अर्ज ये करता हूँ कि जब कोई जुर्म कैंटोनमेंट में, देखें बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं वो कैंटोनमेंट के लहजा होते हैं, और ये जो अदालतों के हम कह रहे हैं कि इनका फैसला जो मिलिट्री कोर्ट्स है वहां पे होगा। हमने कोई नई अदालतें नहीं बनाई, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये अदालतें पहले से मौजूद हैं। नया नहीं बनाया, लेकिन आप भी जानते हैं, हकीकत को हम तस्लीम करते हैं कि सख्त बना दिया है। अकाउंटेबिलिटी पुलिस की हो सकती है। सर मैं थोड़ी सी बात आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर अकाउंटेबिलिटी पुलिस की हो सकती है, क्या आप एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी करेंगे? सर नहीं हो सकती ना सर, कौन जवाब दे? लोगों को मेरी बात सुनने दें, लोगों को पता चलने दें कि पीटीआई के दौर में 3.5-4 साल के दौर में 30 या 29 केसेस ऐसे थे जिनका आम पब्लिक के लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ। उस वक्त वो सीक्रेट रखी गई, और अब 9 मई का जो वकूआ है ये तो इसकी फुटेज मौजूद है। अगर आप आर्मी के इदारों के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, और कैंटोनमेंट के इलाके में या फौजी छावनियों के इलाके में या जीएचक्यू में अगर आप वहां पे हमलावर होंगे, तो वहां पर जो है उसका मुकदमे का ट्रायल डेफिनेटली वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। इसमें
चाहे जो कोई मर्जी कर ले, हमने कोई नई कानून साजी नहीं की, ये कानून पहले से मौजूद है और इसकी जो आला अदलिया में मिसालें हैं वो भी वहां पर सर ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, लेकिन इस कानून को मजीद सख्त कर दिया गया है, यानी कि कोई भी किसी भी शख्स पे एक शक की बुनियाद पे भी उसको जो है वो कानून के दायरे में लाया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है, बंद कमरों में भी पूछा जा सकता है। अभी तो ओपन ट्रायल की बात हो रही है, लेकिन बंद कमरों में भी उस पर सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छी है आपने बात की, जो पीटीआई की दौरे हुकूमत वाली आपने बात की। मैं इसी पे गुफ्तगू करूंगी मुसर्रत न्याजी साहिबा से। मुसर्रत न्याजी साहब, साहिबा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? और सेकंड ये है कि अगर हम इस एक्ट को लेके बात कर भी रहे हैं तो अभी तो सिर्फ एक कानून साजी करके इसको मजीद सख्त किया गया है। आई एम सॉरी टू से, पहले तो कानून साजी के बगैर भी सब कुछ काम हो रहे थे, कोई कहने की किसी में जरूरत नहीं थी। हम तो बहरहाल बात कर रहे हैं, इस पे आगे देखा जाएगा, लेकिन पहले भी कहने की जरूरत तो किसी की नहीं थी कि इस पे, लेकिन कर तो हम वही रहे थे कि हम आम का जो फर्द है, आम अवाम है, उसके लिए हम घेरा तंग करते चले जा रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये कि मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, 29 से 30 मुकदमात हुए और उसमें फौजी मुकदमात में 3 लोगों को सजाए मौत की सजा भी सुनाई गई। ठीक है, वो भी खान साहब के दौर में हुआ, लेकिन खान साहब उस वक्त भूल गए। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल देखें, आज अगर हमारे मुल्क की दुनिया भर में जग हसाई हुई है कि हमने अपने आप को इतना ऐसा साबित कर दिया है कि हमारी फोर्सेस जो है ना बिल्कुल बेबस हैं। अगर जत्थे जाएंगे और इस तरह का हम अपने हाथ में कानून लेंगे तो देखिए बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं कि आज अगर ये हरकत पीटीआई ने की है तो यकीनी तौर पर उनसे बाज़पुर्स होनी चाहिए और जो जो लोग इसमें मुलविस है, मैं कहती हूँ उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। और आज के बाद अगर कोई भी शख्स या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये इकदाम उठाएगी तो यकीनी बात है कि वो भी इस जुमरे में जरूर आएगी। तो मैं समझती हूँ ये सबके लिए है और सख्त से सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। जवाब दीजिएगा, आपने कहा सबके लिए। जी बिल्कुल है। तो क्या खान साहब का साथ देने वाले जो थे, जो इनको इक़्तिदार में लाए थे और जो फैजाबाद धरने के पीछे भी थे और 2014 में जो कार्रवाइयां हुई थी, क्या उनको भी इस कानून में लाना चाहिए? देखिए मैं कह रही हूं, अगर जिसने भी इस तरह की कार्रवाई जो मुल्क के अंदर, मैं कहती हूँ 9 मई वाला जो 9 मई वाला वाकया है, मैं कहती हूँ हम इसको कभी भी नहीं भुला सकते। ठीक है, अगर जो भी शख्स इसमें मुलविस है उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोग सबक हासिल कर सकें कि आज के बाद इस किस्म का कोई इकदाम करने का सोच भी ना सके। तो बिल्कुल है, और हम ये नहीं कहते कि जी हम कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना कभी भी ये चीज नहीं कहती कि हम अपने हरीफ को, हमने ना तो उन्हें कभी उनके ऊपर केसेस बनाए हैं, ना हम कहते हैं। देखिए मेरे चेयरमैन ने कल भी यही कहा कि देखिए आज अगर खान साहब जेल में है तो कल वो बाहर भी आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पनिशमेंट या सजा अगर इलेक्शन कमीशन ने दी है तो उसका मजीद फैसला मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने करना है। जो अदलिया फैसला करेगी तो वो तो यकीनी बात है सबको मंजूर होगा, उस पर तो कोई मैं पीपल्स पार्टी की बात मानती हूँ और पीपल्स पार्टी ने वाकई इस पे काफी स्टैंड लिया है कि हमेशा के किसी भी सियासतदान और पार्टी को पीछे ना किया जाए। आसिफ बाजवा साहब मुझे ये जवाब दीजिएगा कि शुरू से ही मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश थी कि दोनों तरफ खेल बराबर हो, तो क्या वो बराबर हो गया? देखिए बात ये नहीं है, ये देखें जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना। सर आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बात यही है, आके बताएं। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना वो हमेशा से ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और पार्टी जो है उसको ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। देखिए जहां पर हमारे खिलाफ फैसला होता है हम कहते हैं कि ये गलत फैसला है और उस पर ऊपर पीटीआई जो है वो खुशियां मनाते हैं। जब उनके खिलाफ होता है तो वो कहते हैं सर 2018 और 2023 अब 24 आ जाएगा, ना एहली सेम ना एहली, सियासत से बाहर सजा, ये इसको कैसे देखते हैं? अभी मैं ये समझता हूँ कि जब ये उस वक्त फैसला होगा जब कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इसकी अपीलेट कोर्ट फैसला कर देगी ना, फिर जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। सर जेल भी है क्या सर? हो गई ना वो तो सब चीजें, जेल भी है क्या सर? नहीं, अभी तो देखे ना, आज से 5-7 साल पहले 8 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जहानत वाली बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये लाडला
और लोग पूछ रहे थे लाडला किसका कहा, और आज लोगों को पता चल गया कि बड़े मादरत के साथ विद ड्यू अपॉलॉजी मैं कहूंगा कि ये जो शख्स है चेयरमैन पीटीआई, ये अदलिया का लाडला है। आज भी चलिए, ये तो बड़ी लंबी बहस है, और अगर कोई माहिर कानून ये बात करता है तो बहरहाल मैं आसिफ बाजवा साहब से कहूंगी फिर एक प्रोग्राम में आए, उस पर हम तवील बहस भी करें। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आप हमारे साथ हैं। मुसरत आपका बहुत शुक्रिया, और नुसरत मिर्जा साहब मेरे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो बात की जाती है कि किसी को अगर सजा हो गई, अगर पाकिस्तान की तारीख में चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या फिर अभी पीटीआई के चेयरमैन हो, किसी भी साबिक वजीर आजम को सजा मिलना ये निहायत ही कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे फख्र किया जाए या किसी की जो है वो मिजाक का निशाना बनाया जाए कि जनाब एक खेल हो गया है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक निहायत भद्दा दाग है जिसको आगे रिपीट नहीं होना चाहिए। आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट ही क्यों करते हैं कि जिनके बारे में ऐसी कोई चीज हो, या फिर गलत फैसले ही क्यों सुनाते हैं कि जिसको फिर तारीख याद रखे कि इस किस्म के फैसले हुए। पाकिस्तान की तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि जहां आपने अपने ही लोगों के साथ गलत भी किया और जो गलत है वो भी दंदनाते हुए फिरते रहे। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो सियासतदान आए जो वाकई ही मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।